हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस नए टॉपिक में और नई वीडियो के साथ। जो ये हमारे टॉपिक लिखे हुए हैं ये गणित के हैं और यह जो है हमारे नवोदय की तैयारी का जो है बेस है। तो हम आज जो पढ़ेंगे इन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, इसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। इवन नंबर किसे कहते हैं, ये हुए हमारी सम संख्याएं। ऑड नंबर किसे कहते हैं, ये हमारी होती हैं विषम संख्याएं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर किसे कहते हैं, ये होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। और इसके बाद होते हैं हमारे पूर्णांक। तो शुरुआत करते हैं हम अपने प्राकृतिक संख्याओं को। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को कहते हैं हम गिनने वाली संख्याएं। अर्थात जो संख्याएं गिनी जा सकें, जिनका कुछ न कुछ अस्तित्व हो, वो हमारी गिनने वाली संख्याएं, जो कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिसको कि हम पकड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास कितने मार्कर हैं, तो मेरे पास अभी हाथ में एक और एक दो मार्कर हैं, तो हम इसको गिन भी रहे हैं। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1, 2, 3 और ये होते हैं हमारे अनंत तक। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये हमारी गिनने वाली संख्याएं हैं और ये संख्याएं हमारी अनंत तक होती हैं। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्याएं, इसे हम होल नंबर भी कहते हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं में शून्य भी शामिल होता है। और शून्य की जो खोज वो आर्यभट्ट जी ने की थी, तो शून्य से 0, 1, 2, शून्य से लेकर के और अनंत तक की जो हमारी संख्याएं होती हैं, ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब मैं कहूंगी कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं है। सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका प्रारंभ 1 से होता है। मैंने जो आपको कहा कि अब यहाँ पर एक प्रश्न बना, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? संख्याएं पूर्ण संख्या है, तो इसका उत्तर देखिए आप, संख्याएं हैं। तो अब देखिए आप इसका उत्तर, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 से इन्फिनिटी तक पूर्ण संख्याएं हैं? तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं उत्तराखंड में निवास करती हूँ, तो मैं तो हो गई प्राकृतिक संख्या, लेकिन मैं भारतीय हूँ, तो जो भारतीय है वो पूर्ण संख्या है। तो क्या मैं भारत में शामिल नहीं हूँ? तो भारत के अंदर जो है उत्तराखंड राज्य है। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि जो सारी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर के अनंत तक होता है, जबकि जो पूर्ण संख्याएं होती है उनमें शून्य शामिल होता है। अब जो दूसरा कथन कहा कि सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, तो हाँ, क्योंकि जो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं। अब देखिए आप, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं आप भली बात समझ चुके हैं। अब है हमारा इसके बाद पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब होता है सारे ही अंक, पूर्ण अंक जिसमें सम्मिलित हो। अब वो पूर्ण अंक कैसे होते हैं? पूर्ण अंक में धनात्मक भी होता है और पूर्ण अंकों में ऋणात्मक भी होता है। जब हम एक संख्या रेखा को खींचते हैं, तो ये जो संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा 0 से इधर को धनात्मक होती है और 0 के इधर को ऋणात्मक होती है। तो जो 0 है वो एक पूर्णांक है और वो
उदासीन पूर्णांक है, क्योंकि जो शून्य है वो न तो धनात्मक है न ही वो ऋणात्मक है। तो जो शून्य है वो पूर्णांक तो है लेकिन उदासीन पूर्णांक है। अब आप देखिए, शून्य से इस तरफ को 1 से लेकर के और अनंत तक हमारे धनात्मक पूर्णांक हो गए हैं। यहाँ पर लिखूंगी मैं इसे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ पर ऋण 1, ऋण 2, ऋण इन्फिनिटी तक जो है ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब आपको पूर्णांक भी भली बात समझ में आया होगा। जो पूर्णांक है वो हमारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे के सारे जो है पूर्णांक है, और शून्य भी हमारा पूर्णांक है। और अगर प्रश्न आया कि क्या शून्य पूर्णांक है, तो हमारा उत्तर होगा हाँ, शून्य पूर्णांक है। अगर लिख दिया शून्य धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है या शून्य उदासीन पूर्णांक है, तो जो शून्य है वो एक उदासीन पूर्णांक है। तो हमने 3 चीजें देखी। एक, हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं जो कि गिनने वाली संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा, हमने देखा पूर्ण संख्याएं, शून्य से और अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तीसरा, हमने देखा पूर्णांक, इंटीजर्स बोलते हैं जिनको, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो 1 से धन 1 से और धन इन्फिनिटी तक हमारे अनंत तक जो है वो धनात्मक पूर्णांक हैं, और ऋण 1 से और ऋण इन्फिनिटी तक जो है हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है। हमने ये 3 चीजें देख ली हैं। अब आप देखिए, इसके अलावा अब इसी पर प्रश्न बनता है कि क्या जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है, क्या जो धनात्मक पूर्णांक हैं वो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो हाँ। क्या जो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं क्या वो पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं केवल धनात्मक होती हैं, शून्य से लेकर के अनंत तक की। अब हमारा इसके बाद आती है सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका इकाई का जो अंक है वह 2 से विभाजित होता है। ये बहुत सरल सी परिभाषा है जो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि केवल इकाई का अंक देखो। अगर इकाई के अंक में हमारा 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो वो हमारी सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। ये हमारी सम संख्या होती है जिसमें पूरा पूरा 2 का भाग चला जाता है। अब विषम संख्याएं होती हैं जिनके इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 होगा। तो जो हमारी विषम संख्याएं होती हैं वह हमारी पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती। उनका जो इकाई का अंक होता है वह जरूरी नहीं है कि सारी विषम संख्याएं विभाजित हों, या जरूरी नहीं है कि सारी विषम संख्याएं विभाजित न हो। बस यह सम और विषम संख्याओं को पहचानने का एकमात्र माध्यम है कि जो सम संख्याएं होती हैं वह 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। उसका जो इकाई का अंक है उसमें 0, 2, 4, 6, 8 आता है। और जो विषम संख्याएं होती हैं वह इसको छोड़ करके, एक एक अंक छोड़ करके, जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 ये आता है, ये हमारी विषम संख्याएं होती है। माना कि मैंने यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी 2, 3, 6, 9, 8, तो ये हमारा इकाई का अंक दिखा हमारा, इसमें इकाई का अंक 8 है, तो ये हमारी सम संख्या हो गई। दूसरा लिखा मैंने 4, 6, 9, 7, 2, तो यहाँ पर हमारा इकाई का अंक 2 है, तो ये हमारी सम संख्या हो गई। हम कितनी भी बड़ी संख्याओं को लिखेंगे और उसमें केवल उसका इकाई का अंक देखेंगे। अब मैं कोई सी भी बड़ी संख्या लिख देती हूँ 3, 7, 6, 9, 8, 4, 5, 7 और 0। अब देखिए यह मैंने एक काफी बड़ी संख्या लिख दी है, तो हमने इसमें सम और विषम पहचाना है, तो हम इसमें 2 का भाग कब तक देंगे? तो
इतना समय बचाने के लिए हमें केवल और केवल इसका इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक में इसका 0 है, तो यह सम संख्या है। अब ऐसे ही विषम संख्याओं के लिए भी है। 3, 6, 9, 3, इकाई का अंक 3, ये हो गई हमारी विषम संख्या। 9, 8, 6, 1, 2, 7, इकाई का अंक देखिए आप, इकाई के अंक में आया 7, ये विषम संख्या हो गई। तो सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सबसे सरल तरीका है कि उसका बस इकाई का अंक देखना है। अगर उसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो सम संख्या है, और अगर 1, 3, 5, 7, 9 आ रहा है तो वो विषम संख्याएं हैं। हमने अभी तक इसमें 5 चीजें देख ली। पहला पढ़ा हमने प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा पढ़ा हमने इसमें पूर्ण संख्याएं, तीसरा पढ़ा हमने इसमें पूर्णांक, चौथे पढ़े हमने इसमें सम संख्याएं, और पांचवें पढ़ा इसमें हमने विषम संख्याएं। अब देखिए आप, इसके बाद होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मैंने आपको हिंदी में बताए थे रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तो जो ऐसे ही हमारे गणित में जो होते हैं, जो रूढ़ संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, या अभाज्य संख्याओं को हम रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। जैसे कि रूढ़ संख्याओं का अर्थ होता था कि जो हमारे रूढ़ शब्द थे, रूढ़ शब्दों में होता था कि उस शब्द का केवल वही अर्थ होगा, उसके अलावा कोई अर्थ नहीं होंगे। ऐसे ही हमारी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो जो होती हैं, एक तो वो स्वयं से कटती हैं और दूसरा वो केवल 1 से कटती हैं। इसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। इसमें एक तो वह स्वयं से कटेगा और दूसरा वह 1 से कटेगा। अब देखिए आप, अभाज्य संख्याओं को कहते हैं हम रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं, संख्याएं। अब देखिए आप, रूढ़ संख्याओं का अर्थ क्या हुआ कि जैसे कि मैंने अब यहाँ पर अभाज्य संख्याएं लिख रही हूँ। 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 7 के बाद 11, 19, 23 और अनंत तक। अब आप देखिए, मैंने 1 नहीं लिखा। जो 1 है न तो वह भाज्य संख्या है न वह अभाज्य संख्या है। आप देखिए कैसे, जो 1 है ये है हमारा 1। इस 1 का केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, वो 1। 1 जो है केवल 1 से ही कटता है। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं का गुण है कि वो एक तो स्वयं से और दूसरा वो 1 से कटेंगी। लेकिन जो 1 है वो केवल 1 से कट रहा है, इसलिए 1 जो है न तो 1 हमारा भाज्य संख्या है और न ही हमारा 1 अभाज्य संख्या है। अब देखिए, हमने जो अभाज्य संख्याएं शुरू की हैं वो की हैं 2 से। जो 2 है, 2 के देखो आप, एक तो 2 1 से कटेगा, एक 2 स्वयं से कटेगा, तो इसके 2 नंबर आ गए, 1 और 2। जैसे 3 है, 3 भी एक तो 1 से कटेगा और एक 3 से कटेगा। जो 5 है, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ऐसे ही ये 23 है, 23 जो है 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और 1 से कटती हैं, या जिसका केवल 1 और स्वयं की ही संख्या होता है गुणनखंड, वह हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्याएं जो हैं, अभाज्य संख्याओं के अधिक से अधिक कितने गुणनखंड होते हैं और कम से कम कितने होते हैं। तो अधिकतम भी होते हैं 2 और न्यूनतम भी होते हैं 2। अधिकतम होते हैं 2, स्वयं से कटना और 1 से कटना। न्यूनतम भी हो गए स्वयं से और 1 से कटना। तो कोई सी भी जो अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं अनंत तक, वो या तो स्वयं से कटती हैं या तो वो 1 से कटती हैं। 1 जो है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अब आपको इस सीरीज में, इस श्रेणी में दिख रहा होगा कि केवल जो 2 है वो सम संख्या है और जो सम अभाज्य संख्या है। तो जब भी कभी पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है हमारी, वो हमारी 2 है। सबसे छोटी हमारी सम अभाज्य संख्या 2 है। अब 1 न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। और इसके अलावा जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं विषम होती हैं।
दूसरा जो ये नोट करने वाला था ये था कि सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं अनंत तक। केवल और केवल उसमें जो 2 है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं को हम ऋण संख्याएं भी कहते हैं। अब हमारा इसके बाद जो दूसरा है वो है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को हम यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। जैसे कि जो यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द में क्या होता है कि उसके अन्य अर्थ भी निकलते हैं, वो अलग अलग अर्थों से मिलकर के भी बनता है। तो ऐसे ही अलग अलग शब्दों से जिसके अर्थ अलग हों, ऐसे ही यौगिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि हमारी यौगिक संख्या, इसको कहते हैं यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं हो सकता है कि पेपर में आपको ऋण संख्याएं और यौगिक संख्याएं लिखा हुआ हो, न आपको भाज्य लिखा हुआ हो और न ही आपको अभाज्य शब्द लिखा हो। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपके समझ में आ रखा है, तो आप यौगिक संख्याओं से समझ जाओगे कि भाज्य संख्याओं की बात हो रही है और ऋण संख्याओं से समझ जाओगे कि अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। अब देखिए आप, हमारे जो भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याओं का स्वयं तो होता ही है, उसके अलावा और भी उससे अधिक भी गुणनखंड हो सकते हैं। वो स्वयं के अलावा और नंबरों से भी कट सकती है। यहाँ पर लिखा मैंने 4, जो 1 है न तो भाज्य है न अभाज्य है। 2 है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 3 है, 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 4, 6, 8, 9, 11, 9, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16 और ये भी अनंत तक। अब आप देखिए जो 4 है, ये 4 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसके 3 जो है गुणनखंड निकल गए। 1 से भी कटा, 2 से भी कटा और 4 से भी। अगला है 6, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। फिर है 8, जो 8 है वो कटेगा 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। अब देखिए 9 कटेगा 1 से, 3 से, 9 से। 12 भी क्या कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। ऐसे ही जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे जो संख्याएं हैं उसके गुणनखंड भी हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। अब आप एक और चीज देखिए, यहाँ पर आपको भाज्य संख्याओं में सारी की सारी तो सम संख्याएं दिख रही होंगी, लेकिन जो 9 है यहाँ पर जो 9 है वो विषम संख्या दिख रही है। तो इस पर प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। जैसे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, वैसे ही सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। बाकी इसमें आपको सम संख्याएं दिखेंगी। तो ये इसका इम्पोर्टेंट था। हमने इसमें सबसे पहले हमने इसके आज पढ़े हैं पूर्णांक पढ़े, हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी, हमने सम संख्याएं पढ़ी, हमने विषम संख्याएं पढ़ी, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं पढ़ी। तो बच्चों, हमने नवोदय की जो है आज पहली क्लास पढ़ी है। इसमें हमने बेसिक चीजों को जाना। अब आपसे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।